नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के प्लेन क्रैश के आखिरी 60 सेकंड की कहानी बताएंगे। हादसे की वजह घना कोहरा था या कोई तकनीकी खराबी? दावा है कि पायलट ने कोई मे डे कॉल नहीं किया। तो आखिर चंद मिनटों में प्लेन के साथ क्या हुआ? फिर देखिएगा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अजीत पवार के प्लेन क्रैश में क्यों साजिश वाला एंगल जोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है और अखिलेश यादव ने भी उनकी इस डिमांड को जायज बताया है। इस पर क्या कलेश शुरू हुआ है वो देखेंगे। एक बड़ा अपडेट प्रयागराज से है, जहां शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेला छोड़ दिया है। वो काशी के लिए रवाना हो गए हैं। जाते जाते उन्होंने कहा कि मन बहुत व्यथित है, क्योंकि वो बिना स्नान किए ही माघ मेले से विदा ले रहे हैं। आज संसद के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ हो गई है। राष्ट्रपति ने 45 मिनट के भाषण में बीबीजी रामजी कानून और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। बजट सत्र का पहला हिस्सा 28 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा हिस्सा 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। आज आपको यूजीसी नियमों पर हल्ला बोल वाली कुंजी भी दिखाएंगे। देश भर में जनरल कैटेगरी के छात्रों का नए नियमों को लेकर विरोध जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी नए नियमों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की मांग स्वीकार कर ली है। फिर तालिबानी सत्ता का अमानवीय बदलाव देखिएगा, जिसने अफगानिस्तान में गुलामी व्यवस्था को मान्यता दे दी है। तालिबानी कानून के अनुसार अब गुलाम रखना अफगानिस्तान में कानूनी होगा। इस पर तालिबानी विचारों की वैचारिक मरम्मत बहुत जरूरी है। चांदी की सत्ता और भी मजबूत हो गई है। आज 1 किलो चांदी की कीमत 17,000 रुपए बढ़कर 3,61,000 के पार चली गई है। सिर्फ पिछले 2 दिनों में चांदी के दाम में 44,000 से ज्यादा का इजाफा हुआ है। इस साल अब तक सिर्फ 28 दिन में ही चांदी 1,31,000 महंगी हो चुकी है। सत्ता की शुरुआत लेकिन आज विमान हादसे की उस खबर से करते हैं, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत हो गई। उनके साथ विमान में सवार पायलट, को पायलट और बाकी के 2 लोगों की भी मृत्यु हो गई। यह हादसा सुबह 8:46 पर तब हुआ जब अजीत पवार मुंबई से बारामती पहुंचे थे। तभी रनवे पर लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश हुआ, जिससे उसमें सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। इस खबर ने महाराष्ट्र समेत पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। अजीत पवार का पूरा परिवार सदमे में है। उनकी बहन और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की तरफ से इस घटना पर पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने इसे तबाही कहा है। इस हादसे और अजीत पवार की मौत से उनका परिवार सदमे में है, लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों को इस हादसे में साजिश का एंगल भी दिख रहा है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में हुए विमान हादसों में कई वीआईपी की मौत हुई है, जिसके बाद इस मामले की जांच की मांग की जा रही है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हादसा कैसे हुआ और इसे साजिश के एंगल से क्यों देखा जा रहा है। बाकी दिनों की तरह अजीत पवार ने आज भी अपना काम जल्दी शुरू कर दिया था। जब बहुत सारे लोग सुबह की चाय पी रही होंगे तो 8:10 पर अजीत पवार विमान में सवार होकर मुंबई से बारामती के लिए रवाना हो चुके थे। लेकिन उनकी आज की विमान यात्रा आखिरी यात्रा होगी, ये किसी को अंदाजा नहीं था। चश्मदीदों के मुताबिक सुबह 8:45 पर जब विमान ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की थी तो कोहरा काफी ज्यादा था, विजिबिलिटी कम थी, रनवे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए पायलट विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे नंबर 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इस दौरान 8:46 पर विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया और उसमें आग लग गई। सीसीटीवी वीडियो ठीक उसी वक्त का भी सामने आया जब विमान में आग लगी। उस वक्त सीसीटीवी वीडियो में 8:46 हो रहे थे। क्रैश के बाद जब आसमान में आग का गोला दिखा तो आसपास के लोग रनवे की तरफ भागे, लेकिन आग की वजह से करीब नहीं जा पाए। जब तक करीब पहुंचे तब तक विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। यानी 8:10 पर जो यात्रा शुरू हुई थी वो 36 मिनट के बाद 8:46 पर खत्म हो गई और आखिरी यात्रा बन गई। हालांकि इस लैंडिंग के दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया था और ना ही उसने मे डे यानी आखिरी कॉल दिया। ये जरूर दावा किया जा रहा है कि को पायलट ने ओ शिट कहा था, लेकिन तब तक शायद सब कुछ कंट्रोल से बाहर था। इस हादसे के बाद लोग कुछ समझ पाते, परिवार की तरफ से कोई बयान आता, उससे पहले ही साजिश का एंगल आ गया।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अजीत पवार महायुति गठबंधन में खुश नहीं थे, बीजेपी का साथ छोड़ने वाले थे और बहुत जल्द एक बड़ा राजनीतिक फैसला लेने वाले थे। हमें किसी भी केंद्रीय एजेंसी पर भरोसा नहीं है। एक सिटिंग डिप्टी सीएम का विमान इस तरह क्रैश हो जाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सच सामने आना चाहिए। अपनी इन बातों के साथ ममता बनर्जी ने यह भी जोड़ा कि जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए। इस मांग पर उन्हें दूसरे विपक्षी दलों का साथ भी मिला। अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे सबने ममता बनर्जी की मांग का समर्थन किया। शिवसेना यूबीटी के सांसद अनिल देसाई ने कहा कि दुख के माहौल में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, जबकि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि जांच तो होगी। दुर्घटना घडलेली गंभीर। I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. देखिए, ऐसा लगता है ममता जी का थोड़ा सा वो बयान से वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है। फनप सनप कुछ भी बोलते हैं और आज इस बयान से ये भी पता लगता है ये बयान टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और आज के समय पे जहाँ हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीज़ें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। जो दुर्घटना हुई है इसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि ऐसी दुर्घटना पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो, इसलिए जरूर इसकी जांच होनी चाहिए। ये प्राइवेट प्लेन से जाना आना वगैरह ये तो बहुत बढ़ गया है, अच्छी भी बात है, लेकिन उसकी टेक्निकल ग्लिचेस आना या इंजीनियरिंग ठीक से हो रही है, टेक्निकली फिट है कि नहीं, स्काईवर्दी है कि नहीं एयरक्राफ्ट, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे तो पता नहीं, इसमें कोई राजनीतिक कोई कमेंट करना उचित नहीं है। जब तक जांच होती नहीं या सामने चीज़ें आती नहीं, जांच तो होनी है, क्योंकि डीजीसीए ने तो इनिशिएट किया ही है, इसमें अलग से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। साजिश वाले इन बयानों के बीच अजित पवार के चाचा और एनसीपी-एस के प्रमुख शरद पवार का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि अजित पवार का निधन महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन इस हादसे पर राजनीति ना हो, क्योंकि इसमें कोई भी राजनीति नहीं है। जब भी कभी विमान हादसा होता है तो जांच होती है, ये एक रूटीन प्रक्रिया है, इसलिए जांच की मांग से कुछ नया नहीं है। वो अलग बात है कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच की मांग कर रही हैं। वैसे एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। जिस विमान का हादसा हुआ वो VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का है। भारत में इस विमान का रजिस्ट्रेशन 2 जून 2021 को किया गया था। इस विमान का निर्माण 2010 में किया गया था, यानी ये प्लेन 16 साल पुराना था। लियाजेट 45 एक मिड साइज्ड बिजनेस जेट है, जिसका निर्माण बॉम्बार्डियर एरोस्पेस ने किया था। 1998 से ये कमर्शियल उड़ानों में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कंपनी ये दावा करती है कि वो बोइंग 777 जैसे बड़े कमर्शियल प्लेन के सेफ्टी पैरामीटर्स को फॉलो करती है। इससे पहले ये विमान अमेरिका की कई अलग अलग कंपनियों के लिए इस्तेमाल हो चुका था। रिपोर्ट के अनुसार 1995 से 2012 के बीच इस मॉडल के 640 से अधिक विमान बनाए गए थे। इससे पहले 14 सितंबर 2023 को भी VSR का एक लियाजेट 45 प्लेन मुंबई एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया था। हालांकि उसमें किसी की जान नहीं गई थी। विमान कंपनी के डायरेक्टर ने यह दावा किया कि उनके पायलट काफी अनुभवी थे और विमान में कोई कमी नहीं थी। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने जांच की बात कही है।
उसमें ना तो आप थे ना मैं था, कोई नहीं था, वो पायलट का डिसीजन था. You know, he made an approach from runway 29 and then he carried out a missed approach, after which again he tried to make an attempt from runway 11. This is what I also have no contact with the pilots. They are not there. It is a very unfortunate incident. Primarily it appears that the pilot could not see the runway and that's why he would have carried out But the he missed has approach. already- Very experienced pilot, more than 16,000 hours of experience, very seasoned. The aircraft was very well maintained. There was absolutely no problem in the aircraft. There was no technical failure in the aircraft. As far as we know. इंसिडेंट एक्सीडेंट जो हुआ है उसका जो इन्वेस्टिगेशन उसको भी हमने शुरू कर दिया है. तुरंत डीजीसीए और एआईबी की टीम भी आई है और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पुअर था उधर. और जब एटीसी बारामती से उनका जो कांटेक्ट हो रहा था फ्लाइट के लिए पायलट से, तो एटीसी वालों ने पूछा कि क्या रनवे साइट में है, तो उनके तरफ से आया कि रनवे साइट में अभी नहीं है. तो उसके बाद उन्होंने एक गो अराउंड भी किया. गो अराउंड करने के बाद फिर से एक बार कोशिश करी कि हमारे एटीसी से जो बारामती में जो एफटीओ हैंडल्ड एटीसी है उनसे वार्तालाप चल रही थी. तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तब भी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का. तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं आया, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है. तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी एटीसी ने दिया उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है. बहुत दुखद घटना है. तो इसके ऊपर और जानकारी हमें मिलनी चाहिए. इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे. चश्मदीदों ने जो देखा और जो डीजीसीए के रिकॉर्ड पर है उसके बाद अब कुछ और डिटेल को समझने की जरूरत है. जिस बारामती एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ वो पुणे जिले का एक छोटा हवाई अड्डा है. यहाँ सिर्फ छोटे चार्टर्ड विमान उतरते हैं. ये कोई रेगुलर एयरपोर्ट नहीं है, ना ही यहाँ कोई टर्मिनल है, इसलिए यहाँ की सुविधाएं काफी लिमिटेड हैं. आज लैंडिंग के दौरान जब पायलट ने एटीसी को अप्रोच किया तो वो 2500 फीट की ऊंचाई पर था, जबकि एयरफील्ड की ऊंचाई लगभग 2000 फीट है. यानी विमान रनवे से 500 फीट की ऊंचाई पर रहा होगा. बारामती एयरपोर्ट पर कोई ऑटोमेटिक मौसम रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं है. इस एयरपोर्ट से सबसे नजदीकी दूसरा हवाई अड्डा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और संभव है कि उसी की मौसम जानकारी हासिल की गई होगी. ऐसे में सवाल यह है कि जब मौसम ठीक था और पायलट को रनवे दिख रहा था तो फिर हादसा क्यों हुआ? वीएसआर कंपनी का दावा है कि विमान में कोई गड़बड़ी नहीं थी, तो चूक कहां हुई? दोनों पायलट अनुभवी थे, जिसमें मुख्य पायलट को 15,000 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था. तो क्या इंजन में खराबी आ गई थी? हालांकि सही कारण तभी पता चलेगा जब प्लेन के ब्लैक बॉक्स से मिली जानकारी और दूसरे फैक्ट्स के आधार पर हादसे की जांच की जाएगी. पिछले कुछ समय से भारत में विमान हादसे लगातार सुर्खियों में रहे हैं, जिसके कारण एविएशन सेफ्टी को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते रहे हैं. 12 जून 2025 में अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ था, जिसमें 270 लोगों की मौत हो गई थी. गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इसमें हादसे का शिकार हुए थे. 2011 में एक हेलीकॉप्टर हादसे में अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की मौत हो गई थी. 2009 में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी. और आज अजित पवार की प्लेन हादसे में मौत हो गई. अजित पवार पिछले कुछ वर्षों से काफी चर्चा में रहे. अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर उन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की. लोकसभा में उन्हें इसका फायदा नहीं मिला, लेकिन विधानसभा में उनकी अगुवाई वाली एनसीपी ने शानदार प्रदर्शन किया. पिछले कई महीनों से ये दावे किए जा रहे थे कि अजित पवार और शरद पवार साथ आने वाले हैं. आज अजित पवार की मृत्यु के बाद ये पूरा पवार परिवार शौक में है. अजित परिवार की पत्नी सुनेत्रा पवार राज्यसभा की सांसद हैं. उनके 2 बेटे हैं, जिसमें पार्थ पवार 2019 में मावल से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जबकि दूसरे बेटे जय पवार राजनीति में सक्रिय नहीं हैं. तमाम राजनीतिक गतिरोध के बाद भी पवार परिवार खास मौकों पर साथ दिखता था. शरद पवार के 85वें जन्मदिन पर अजित पवार उनसे मिलने दिल्ली आए थे. 2023 तक पवार परिवार दिवाली साथ मनाता था. इसकी तस्वीरें भी सामने आती रहती थी. उनकी इस तरह से मृत्यु के बाद आज हर राजनीतिक दल के नेता उन्हें याद कर रहे हैं.
पीएम मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया है। महाराष्ट्र में 3 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। सीएम फडणवीस बारामती पहुंचे। उन्होंने कहा कि अपना एक दमदार और दिलदार मित्र खो दिया है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। दादा गेले तर अजूनही अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं। समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। हमेशा महाराष्ट्र के लोगों की उन्होंने सेवा और खिदमत करने की कोशिश की। जो लोग उन्हें जानते हैं और जिन्होंने उनका काम करने का तरीका देखा, वो ये जानते थे कि एक बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जाने जाते थे और एक अच्छे पॉलिटिकल वर्कर। अजीत पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे। आज पूरा राजनीतिक जगत उनके आकस्मिक निधन से दुखी है। हम सब मर्माहत हैं और हम सब उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। अजित पवार की मौत पर अब से कुछ देर पहले उनके चाचा शरद पवार का पहला बयान आया है। उन्होंने कहा कि मौत की वजह हादसा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हे काही नुकसान झालं ते अजून निघणार नाही, पण सगळ्याच गोष्टी असे असंच असतात। मी आज मीडियासोबत 66 वर्ष के अजीत पवार 6 बार महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम बने, लेकिन उनके समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री देखना चाहते थे। वो खुद भी कई बार खुलकर ये कह चुके थे कि वो सीएम बनना चाहते हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बार विधानसभा में कहा भी था कि अजीत पवार एक दिन जरूर सीएम बनेंगे। अजीत पवार राजनीतिक रूप से जितने मजबूत थे, उनकी हाजिर जवाबी भी शानदार थी। इस बार डिप्टी सीएम की शपथ से पहले जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे से डिप्टी सीएम बनने पर सवाल किया गया, तो अजीत पवार ने कहा था, शिंदे साहब का तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर डिप्टी सीएम की शपथ लूंगा। डिप्टी सीएम तो वो बन गए, लेकिन सीएम बनने की उनकी इच्छा अधूरी रह गई। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। राज्याचे उपमुख्यमंत्री, दादा काही लोक परमनंट उपमुख्यमंत्री म्हणतात, पण माझ्या तुम्हाला शुभेच्छा आहेत, तुम्ही जरूर एक दिवस मुख्यमंत्री व्हा, असे आमचे अजितदादा पवार। कल अजित पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके अंतिम दर्शन के लिए पूरा बारामती उमड़ पड़ा है। ये इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस शहर को उन्होंने दशकों तक अपनी राजनीतिक जमीन के तौर पर सींचा, विकास और एक पहचान दिलाई। आज वही बारामती अपने नेता को नम आंखों से दिल में भारीपन के साथ विदाई देने की तैयारी कर रहा है। साथ ही हर चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल है, इतना अचानक क्यों? अजित पवार के निधन के दुख में बारामती आज सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि एक शोक सभा बन चुका है।
अजित पवार के विमान हादसे के कुछ घंटे बाद ही सुप्रीम कोर्ट में अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश मामले में तत्काल सुनवाई की मांग भी की गई, लेकिन कोर्ट में आज एसआईआर मामले की सुनवाई जारी रहने की वजह से इस केस को सूचीबद्ध नहीं किया जा सका। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि इस मामले पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है, न ही विमान हादसों की जांच करने वाली संस्था AAIB की ओर से कोई जवाब मिला है। प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि 787 विमान को लेकर पायलट एक आम इलेक्ट्रिकल समस्या की शिकायत कर रहे हैं। इस वजह से बोइंग 787 को उड़ान भरने से रोकना होगा, क्योंकि बोइंग के विमानों को ठीक करने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये विमान पूरी तरह असुरक्षित होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई तो नहीं हो सकी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्द ही एक नजदीकी तारीख तय की जाएगी। ये याचिका हादसे में मारे गए कैप्टन सुमित सब्बरवाल के पिता पुष्पराज सब्बरवाल और फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स की ओर से दायर की गई है, जिसमें हादसे की न्यायिक निगरानी में जांच की मांग की गई है। अब हम आपको कुदरत की बर्फीली सत्ता दिखाते हैं, जिसके सामने गाड़ियां, होटल, मकान और इंसान सब सरेंडर कर चुके हैं। हम आपको सत्ता में आए दिन सैलानियों का दर्द मनाली दिखा रहे हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया से खबरों तक कश्मीर के सोनमर्ग का एक वीडियो चर्चा में है, जो इस बात का प्रमाण है कि कुदरत जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी है। और जब ये इंसानों से उसकी मनमानी का हिसाब लेने पर आती है तो सब कुछ इसके सामने सिर्फ तिनका है। बर्फबारी के सीजन में आजकल कश्मीर का सोनमर्ग भी देश के हजारों टूरिस्ट की फेवरेट लोकेशन बना है। यहाँ भी बड़ी संख्या में टूरिस्ट बर्फ देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कल रात सोनमर्ग में एक ऐसा बर्फीला तूफान आया जिसका वीडियो अब लोगों को डरा रहा है। इस वीडियो में पहाड़ों से अचानक टूटकर गिरता विशाल बर्फीला सैलाब यानी एवलांच नजर आ रहा है, जो कुछ ही सेकंड में एक होटल तक पहुंचता है और पूरा इलाका चंद सेकंड के अंदर बर्फ के इस बवंडर में गायब हो जाता है। एवलांच की यह घटना रात करीब 10:15 बजे इस इलाके में बने होटल के CCTV में रिकॉर्ड हुई है, जिसके अलग अलग एंगल मौजूद हैं। हालांकि इन भयानक तस्वीरों के पीछे एक राहत भरी बात यह रही कि प्रशासन के अनुसार इस एवलांच से कई होटल्स को तो नुकसान हुआ है, लेकिन किसी की जान नहीं गई है, क्योंकि बर्फबारी को देखते हुए पहले ही एवलांच का अलर्ट जारी कर दिया गया था, जिससे लोग अलर्ट थे और समय रहते होटल में जा चुके थे। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद उन सैलानियों में डर और बढ़ गया होगा जो बर्फ देखने सोनमर्ग जैसी जगहों पर मौजूद हैं। वैसे हमारे कई न्यूज मित्र शायद ये नहीं जानते होंगे कि एवलांच होता क्या है और ये आता कैसे है। जब पहाड़ पर जमी बर्फ का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक से फिसलते हुए नीचे गिरने लगता है तो इसे एवलांच यानी कि हिमधवल की स्थिति कहा जाता है। आमतौर पर एवलांच की घटनाएं किसी इलाके में भीषण बर्फबारी के बाद होती हैं। जब स्नोफॉल के बाद अचानक से तापमान बढ़ता है या तेज हवाएं चलने लगती हैं, तो कई बार पहाड़ों पर जमी बर्फ खिसकने लगती है। नीचे आते आते ये बर्फ का बड़ा बवंडर बन जाती है। तब बर्फ गिरने की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। सोनमर्ग में एवलांच की इस घटना के बाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के लोगों का डर एक रील में आप भी महसूस कीजिए। पहाड़ी क्षेत्रों पर अब ये बर्फबारी जो है, जो अब जमी बर्फ है, वो विशेषकर एक सफ़ेद आफत साबित हो रही है। सोनमर्ग के इस एवलांच की वीडियो की वजह से कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्रों पर रह रहे लोग जो है वो काफ़ी चिंतित है, जबकि प्रशासन का दावा है कि उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल जो आधिकारिक संदेश है या आधिकारिक आदेश है उसके पालन करने की आवश्यकता है। बर्फबारी को देखते हुए सोनमर्ग के सभी रास्तों को जो है वो बंद कर दिया था। हालांकि आज भी जो है सोनमर्ग जो है जाने की अनुमति किसी को भी नहीं दी गई है और सोनमर्ग से पहले ही जो रास्ते हैं वहाँ उनको सील कर दिया गया है और कोशिश प्रशासन द्वारा केवल ये है कि किसी भी ऐसी स्थिति को होने से पहले रोका जाए। ये बर्फ को लगभग 20 साल के बाद इतनी थोड़ी पै रही है, इधर बिल्कुल कम, पहले पैसे थी। अब आपको इसी बर्फबारी और बर्फीले तूफान से निकली एक दर्दनाक खबर के बारे में बताते हैं। आपने आवारा कुत्तों वाली डॉग लवर्स की कहानी कई बार देखी होगी, लेकिन ये कहानी एक पेट डॉग के लव की है। कहा जाता है कि कुत्ते इंसान के सबसे वफादार दोस्त होते हैं। इसी को सच साबित करने वाली खबर -5 डिग्री तापमान से आई है, जो आपको भावुक कर देगी।
इस तस्वीर में आपको एक पिट बुल डॉग नजर आ रहा होगा, लेकिन अगर हम कहें कि ये पिट बुल बर्फबारी के बीच भी 4 दिन तक ऐसे ही खड़ा रहा तो क्या आप यकीन करेंगे? हिमाचल के भरमौर में जो हुआ है उस पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा। यहाँ ये पिटबुल डॉग अपने मालिक के शव के पास 4 दिन तक ऐसे ही टिका रहा और बर्फीला तूफान भी उसकी वफादारी को हिला नहीं सका। जानकारी के अनुसार चंबा में 2 भाई भरमौर के पहाड़ों पर गए थे। इनकी उम्र 13 वर्ष और 19 वर्ष थी। यहाँ वो अपने पिटबुल डॉग के साथ कैंपिंग का सामान ले गए थे, लेकिन तभी पहाड़ों पर ऐसा बर्फीला तूफान आया कि दोनों उसमें फंस गए और जब उन्हें कोई मदद नहीं मिली तो बर्फ के नीचे दबकर पीयूष और विकसित ने दम तोड़ दिया। लेकिन ये पिटबुल डॉग अपने मालिक पीयूष के शव के पास से हिला तक नहीं और 4 दिन तक इसी सर्द मौसम में भूखा प्यासा ऐसे ही खड़ा रहा। जब 4 दिन के बाद यहाँ रेस्क्यू टीम पहुंची तो हैरान रह गई। बाद में इस पिटबुल डॉग और दोनों भाइयों के शव को हेलीकॉप्टर से भरमौर लाया गया और परिवार को सौंप दिया गया। लेकिन खून जमाने वाली इस ठंड में मालिक के शव के पास 4 दिन तक टिके रहना ये बताता है कि वफादारी और लगाव की ऊष्मा किसी भी सर्दी से ज्यादा होती है। जिन हालात में इंसानों का हौसला भी जवाब दे गया, वहां एक बेजुबान ने मौत के सन्नाटे को अपनी मौजूदगी से भर दिया। यूजीसी नियमों पर उठे उस तूफान की बात जो लगातार बढ़ता जा रहा है। यूजीसी नियमों पर देश भर में कई जगह विरोध बढ़ता जा रहा है। शहर शहर विरोध की चिंगारी भड़की हुई है। बिहार से लेकर यूपी और दिल्ली तक यूजीसी नियमों पर हल्ला बोल है। ये तस्वीर लखनऊ की है। यहाँ राष्ट्रीय छात्र पंचायत ने यूजीसी के नए नियम के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्र हजरतगंज में गांधी प्रतिमा पर एकजुट हुए, यूजीसी के खिलाफ नारेबाजी की। लखनऊ के KGMU में भी कई डॉक्टर और रेजिडेंट ने प्रदर्शन किया। यूजीसी के नए प्रावधानों को काला कानून बताते हुए वापस लेने की मांग की गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र भी बाहर निकले, आर्ट्स फैकल्टी के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों ने आशंका जताई कि इससे कैंपस में भेदभाव बढ़ेगा, किसी की झूठी शिकायत पर भी कार्रवाई हो जाएगी। बिहार की राजधानी पटना में कुछ छात्र संगठनों ने यूजीसी नियमों का विरोध किया और उसके खिलाफ आवाज बुलंद की। यूजीसी के नए नियम को भेदभावपूर्ण बताते हुए वापस लेने की मांग भी की गई। विरोध की आवाज छोटे शहरों से भी आ रही है। ये वीडियो यूपी के देवरिया का है, जहां प्रदर्शनकारियों ने ट्रैफिक जाम कर दिया। घंटों तक लोग जाम में फंसे रहे। कुल मिलाकर यूजीसी नियमों को लेकर टकराव बढ़ रहा है। अब इस पर अलग अलग सियासी दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी इस नियम के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने यूजीसी के नए नियम को संविधान और सामाजिक समरसता के खिलाफ बताया है। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज लगातार विरोध कर रहा है, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। और इस वक्त मैं आर्ट्स फैकल्टी के बाहर हूँ, DU आर्ट्स फैकल्टी आप देख सकते हैं। और यही उसी गेट के बाहर जो है तमाम छात्र जो हैं वो सवर्ण समाज से जुड़े हुए जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये लोग हमको छात्र को अलग अलग करना चाहते हैं, जातिवाद पे लड़ाना चाहते हैं। 2026 के गाइडलाइंस है, वो स्टूडेंट सेंट्रिक है ही नहीं, वो एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। आप 2012 के गाइडलाइंस से कंपेयर कीजिए। 2012 के जो गाइडलाइंस थे वो बहुत क्लियर थे, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हर किसी के लिए इक्वल अप्लाइड था। अगर आप पहले से ये प्रिजम्पशन मान के चलोगे कि भाई सवर्ण ही सबके साथ भेदभाव करते हैं, इसका मतलब यह कि आपने प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट पहले ही मान लिया है। एक गुप्त स्क्वाड बनाया जाएगा जो बच्चों के बीच में जाके बच्चों की बात सुनेगा। इससे उनका ह्यूमर, उनके आइडियाज़, उसको स्पॉइल करने की, उसको दबाने की कोशिश हो रही है। ऊपर से अगर कोई फॉल्स केस करता है तो उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। सामान्य वर्ग के लिए कहीं भी इक्विटी नहीं कर रहा है, कहीं भी वो इक्वालिटी नहीं कर रहा है। ये राइट टू इक्वालिटी का सीधा सीधा वॉयलेशन कर रहा है। कि अगर कोई सामान्य वर्ग में लड़का पैदा होता है तो सीएमओ उसको वही पे इंजेक्शन लगवा के मरवाने का काम कर दे, क्योंकि अपने आप में आज के समय में एक अपराध हो गए। इसी को लेकर आज हम लोग लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर देखिए यूजीसी बिल वापस लेना होगा और इसको लेकर जो गजट की कॉपी है उसको यहाँ पर जलाया जा रहा है। हम पूरी तरीके से यूजीसी बिल जो लाया गया उसका पुरजोर विरोध करते हैं। कहीं न कहीं सवर्णों के लिए फांसीबाग जैसा है। समानता की बात करते हैं, आप समानता लाते कहाँ है? आप कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, आपने एक रहने कहाँ दिया? दोषी बचे नहीं, मैंने आपसे कहा दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, निर्दोष फंसे। ये स्वयं मुझे लगता है कि नियम
इस ढंग से नहीं बनाया गया है जिसके कारण ये कहा जा सके कि संविधान की प्रक्रिया के अनुकूल हो। इसलिए झूठी शिकायतों पर दंडित करने का प्रावधान ये खत्म होना चाहिए। एक तरफ विरोध की आवाज तेज होती जा रही है तो दूसरी तरफ इस मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सीरियस है। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत समेत 2 जजों की पीठ के सामने आज वकीलों ने इस तत्काल सुनवाई की मांग की। सर्वोच्च अदालत में दलीलों पर गौर करने के बाद नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई। इस याचिका में कहा गया है कि नियम में जाति आधारित भेदभाव की गैर समावेशी परिभाषा अपनाई गई है। कुछ कैटेगरी को संरक्षण से बाहर रखा गया है। इससे सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव बढ़ सकता है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हमें पता है कि क्या हो रहा है, हम सुनिश्चित करेंगे कि खामियां दूर कर दी जाएं। हम इस याचिका को सुनवाई के लिए लिस्ट करेंगे। सरकार भी इस मुद्दे पर पानी डालने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो सवाल उठे हैं उन पर सरकार जल्द ही स्थिति साफ करेगी। सरकार के भीतर मंथन के साथ सभी पहलुओं की समीक्षा की जा रही है। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ऐसे में सरकार कानूनी दायरे में रहते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। सरकार के सूत्र ये बता रहे हैं कि इन नियमों का उद्देश्य किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है। जांच समितियों में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। सत्ता में अब बात करते हैं कि ऐसे मुल्क की जहां सरकार है, कैबिनेट है, मंत्री है, बिल्कुल दूसरे देशों की तरह, लेकिन वहां की व्यवस्था ऐसे वायरस से संक्रमित है जिसमें विकास नहीं है, मानवाधिकार नहीं है, महिलाओं के लिए अधिकार नहीं है। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की। आप जानते हैं वहां पिछले 5 वर्ष से तालिबान की सत्ता है। तालिबान के नेता तरक्की वाले दावे तो करते हैं, लेकिन देश के अंदर ऐसे कट्टर कानून हैं, ऐसी रूढ़िवादी संहिता है जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। अफगानिस्तान में गुलाम रखना लीगल हो गया है। गुलामी प्रथा को कानूनी दर्जा दिया गया है। गुलामी प्रथा को मान्यता दी गई है। ऐसे दावे कई रिपोर्ट में किए जा रहे हैं। दुनिया जानते हैं कि गुलामी प्रथा मानव इतिहास की सबसे पुरानी और सबसे क्रूर व्यवस्थाओं में से एक है। ये वक्त था जब ये हर सभ्यता, संस्कृति और महाद्वीप में किसी बीमारी की तरह मौजूद थी। धीरे धीरे कई देशों में इसका अंत हुआ, लेकिन अफगानिस्तान में आज भी वहां की सत्ता इसके लिए कानून बना रही है। आसान भाषा में समझिए तो तालिबान का पैगाम है, बेफिक्र होकर रखो गुलाम। अफगानिस्तान में इंसानियत का होगा काम तमाम। ऐसे निर्देश पर मानवाधिकार वाले सवाल उठा रहे हैं। तालिबान राज में कैसे गुलामी को लीगल बनाया गया है, कैसे गुलामी प्रथा के लिए सरकारी निर्देश जारी किए गए हैं, आपको ये भी आइए बताते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन ने नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जारी किया है। तालिबान के सर्वोच्च नेता अखुंदजादा ने नए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को मंजूरी दी है। इसे अफगानिस्तान